हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेटलिंग वेलोसिटी फॉर स्टोक्स लॉ। सो बेसिकली वी हैव टू डिराइव द सेटलिंग वेलोसिटी फॉर स्टोक्स लॉ। सो स्टोक्स लॉ से हम सेटलिंग वेलोसिटी पार्टिकल की डिराइव करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टोक्स लॉ होता क्या है। सो स्टोक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया, एक नियम दिया, दैट इज स्टोक लॉ। तो स्टोक लॉ ये एक्सप्लेन करता है, स्टोक्स लॉ ये बताता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक टिनी बॉल है या एक रेन ड्रॉप है, सो हाउ इट मूव थ्रू अ फ्लूइड। फ्लूइड इज वॉट, दैट कैन बी एयर, दैट कैन बी वाटर। सो उन्होंने फ्लूइड के लिए ये स्टोक लॉ दिया था कि किस तरीके से एक स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्लूइड में किस तरीके से मूव करेगा। तो बेसिकली ये स्टेट करता है, ये इट स्टेट दैट स्पीड एट विच द ऑब्जेक्ट फॉल डिपेंड ऑन द साइज, शेप एंड थिकनेस ऑफ द फ्लूइड। सो ये बोलता है, स्टोक्स लॉ ये कहता है कि ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से जाएगा, ऑब्जेक्ट किस स्पीड से जाएगा, वो डिपेंड करता है उसके शेप पर, उसके साइज पर, और थिकनेस यानी विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। थिकनेस पे डिपेंड करता है फ्लूइड की, विस्कोसिटी अगर वो वाटर है तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली दिस दिस इज व्हाट स्टोक लॉ सेज। तो अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझें, आप इमेजिन करिए कि आप एक स्मॉल बॉल को डाल रहे हैं, एक छोटी बॉल है, एंड उसको आपने हनी में डाला। हनी दैट इज शहद, आपने शहद में उसको डाला। तो जो बॉल है वो स्लोली मूव करेगी ऑब्वियसली, है ना। क्यों मूव करेगी स्लोली, अभी बताते हैं हम। तो बॉल जो है वो स्लोली मूव करेगी क्योंकि जो हनी है ना वो थिक है, उसकी जो विस्कोसिटी है हनी की, शहद की विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप शहद को फ्लोर पे भी डालते हैं तो बहुत कम स्पीड से मूव करता है ना, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उसी बॉल को, सेम बॉल को, सेम ये जो बॉल आपने हनी में डाली थी, आप इसी बॉल को अगर वाटर में डालते हैं, अगर आप इस बॉल को पानी में डालते हैं, तो किस स्पीड से जाएगी, किस वेलोसिटी से जाएगी वो? इट फॉल फास्टर, वो फास्टर स्पीड से मूव करेगी बेस की तरफ, है ना। क्योंकि जो पानी है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है। पानी की जो विस्कोसिटी है वो बहुत कम है, वाटर इज थिनर। आप मतलब लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो वाटर इज थिनर, जबकि जो हनी है दैट इज थिकर, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, पानी की विस्कोसिटी बहुत कम है। तो इस वजह से जो बॉल है वो इजीली पानी के अंदर मूव कर जाएगी। तो अब जो स्टोक्स लॉ है दैट हेल्प साइंटिस्ट टू कैलकुलेट दिस स्पीड। अब जो स्टोक लॉ है वो इस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है कि किस स्पीड से वो हनी में गई बॉल और किस स्पीड से वो किस में गई, पानी में गई। दैट वेलोसिटी, दैट स्पीड, दैट स्टोक लॉ हेल्प टू फाइंड आउट। और बाय कंसिडरिंग दैट रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हनी में बॉल बहुत आराम से गई और हमें ये पता है पानी में बहुत जल्दी से गई। तो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें ड्रैग लॉ, सॉरी, दैट स्टोक्स लॉ हेल्प करता है। ओके, बट एक एक फैक्टर है दैट इज कॉल्ड ड्रैग। ड्रैग फोर्स या रेजिस्टेंस जिसे आप बोलते हैं, रुकावट। बेसिकली हनी में जो बॉल नीचे जा रही थी बेस में, तो कोई चीज थी जो उसे रोक रही थी, कुछ तो रुकावट थी, तभी तो वो बड़ी आराम से गई। तो दैट रेजिस्टेंस, दैट ड्रैग फोर्स, तो उस ड्रैग फोर्स को कंसीडर करके स्टोक्स लॉ के थ्रू हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं किसी भी पार्टिकल की, किसी भी स्मॉल पार्टिकल की, कि वो पानी में किस तरीके से मूव करेगा। सो बेसिकली ये जो स्टोक्स लॉ है दैट हेल्प इन स्टडिंग रेनड्रॉप फॉर्मेशन, सेटलिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक फिल्टरिंग और सेपरेशन में ये यूज़ होता है। तो जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जहाँ पे हम उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड पता करनी होती है, जैसे कि जो डस्ट पार्टिकल है कितनी देर में सेटल होंगे, है ना, एयर में, क्योंकि एयर इज फ्लूइड, और किस तरीके से वाटर में पार्टिकल सेटल होंगे जो स्मॉल पार्टिकल हैं। रेन ड्रॉप फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ होता है स्टोक्स लॉ का। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। सो हमें एक लेआउट पता चल गया स्टोक लॉ का, और हमें एप्लीकेशन भी पता चल गए हैं, और किस पार्टिकल के कितने साइज के, किस तरीके के पार्टिकल के यूज़ होता है वो भी हमें पता चल गया। तो आइए अब डिराइव करते हैं सेटलिंग वेलोसिटी, किस तरीके से हम डिराइव करेंगे सेटलिंग वेलोसिटी स्टोक्स लॉ के थ्रू। तो व्हाट इज स्टोक्स लॉ? स्टोक्स लॉ का अगर आप एक तरीके से कि क्या स्टोक्स लॉ किस तरीके का होता है, तो दिस इज स्टोक लॉ। एफ डी इज इक्वल्स टू 6 पाई न्यू एंड आर और वी। सो ओके,
सो यहाँ पे हमारे पास दैट एफ डी इज़ व्हाट, दैट इज़ ड्रैग फोर्स, जिसकी हमने अभी अभी बात की थी कि एक रेजिस्टेंस लगता है एंड दैट इज़ ड्रैग। सो अभी अभी हमने जो बात की थी दैट इज़ ड्रैग फोर्स। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई दैट इज़ पाई, और फिर आ जाता है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। सो दिस इज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। आर इज द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, जो भी आप पार्टिकल ले रहे हैं उसकी रेडियस होगी आर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दैट इज वी। एफ जी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और एफ डी होगा ड्रैग फोर्स। ओके। अब साइड में आपको एक डायग्राम टाइप दिया है, आप उसको देखेंगे ये वाला। तो देखिए, हम जब भी किसी पार्टिकल की बात करते हैं ना, जिसकी रेडियस आर है, जिसकी वेलोसिटी वी होने वाली है, तो जब उस पानी में हम या किसी फ्लूइड में वो पार्टिकल जाता है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगता है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जब उसके ऊपर लगेगा तो ग्रेविटी किस तरफ लगती है? ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ, है ना। वो किसी भी पार्टिकल को, जब हम पानी में पार्टिकल को डालेंगे तो पानी में जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ खींचेगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, जी इज फॉर ग्रेविटी और एफ फॉर फोर्स, तो एफ जी जो है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पार्टिकल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो कि एरो से आपको दिख भी रहा है। ठीक है। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई जो चीज है जो उसे ऊपर की तरफ भी खींचती है, तभी तो वो रेजिस्ट होता है, मतलब कोई उल्टा फोर्स भी लगता है। ठीक। इसको ऐसे समझिए, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी पार्टिकल को, तो पार्टिकल कहाँ जाएगा? मोशन उसका किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। बट एक और फोर्स होता है जो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है वो उसके उल्टी डायरेक्शन में लगता है। अब मूव किस डायरेक्शन में करेगा पार्टिकल? जब कोई टैंक है उसमें जो भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे डस्ट के, सो या सैंड के जो भी पार्टिकल होंगे, स्मॉल पार्टिकल, तो वो उस टैंक में किधर सेटल होंगे? वो नीचे की साइड सेटल होंगे, नीचे की साइड मूव होंगे, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की साइड लग रही है तो पार्टिकल को नीचे की साइड खींचेगी और पार्टिकल जो है वो बेस की तरफ मूव करेंगे। अब बेस का जो उल्टा फोर्स है, यानी कि बेस की तरफ वो मूव करेंगे, नीचे की साइड मूव करेंगे, लेकिन एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है मोशन की, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। मोशन का अपोजिट कौन सा होगा? मोशन नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? कहाँ लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है जिसको बोला जाता है ड्रैग फोर्स, जो कि मोशन के जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसके उल्टी डायरेक्शन में लगता है। तो पार्टिकल अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एफ जी और एफ डी का, कि एफ जी किस डायरेक्शन में लगता है और एफ डी किस डायरेक्शन में लगता है। अच्छा, जो एफ डी है, व्हाट इज दैट एफ डी? एफ डी जो है वो रेजिस्टेंस फोर्स है। तो अगर पार्टिकल नीचे की तरफ मूव कर रहा है और उसको रोकना है, तो फोर्स किस तरफ लगाना चाहिए ताकि हम उसको रोक सके? तो ऊपर की तरफ लगाना चाहिए। तो इसलिए एफ डी यानी कि ड्रैग फोर्स को रेजिस्टेंस फोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि वो पार्टिकल के मोशन का अपोज करता है। ठीक। ओके। अब इसको डिराइव करते हैं, क्योंकि हमें सारी टर्म्स पता चल गई हैं। तो सेटलिंग वेलोसिटी जो है, सेटलिंग वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज दिस। सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ स्टोक्स लॉ ये है, यानी कि पार्टिकल की जो सेटलिंग वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला ये है। अगर आपको याद हो तो हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था रेनॉल्ड्स नंबर वाला, तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने यही फॉर्मूला यूज किया था, क्योंकि हमें इसमें सेटलिंग वेलोसिटी बतानी थी। सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल इन वाटर अंडर द कंडीशन ऑफ रेनॉल्ड नंबर जब कम होगा 0.5 से, तो यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला यूज किया था। तो सेटलिंग वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, सेटलिंग वेलोसिटी इज वी एस इज इक्वल्स टू जी। जी इज दैट एक्सेलरेशन दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो था, और कैपिटल जी एस है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल, डी है वो डायमीटर है पार्टिकल का, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी है आपकी दिस दिस वन इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो मीटर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई दैट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो ये हमारा है सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने प्रीवियस वीडियो में भी जैसे बात की थी, कि कोई जो पार्टिकल है वो कितना डेंस है, हाउ मच हैवियर और हाउ मच लाइटर अ मटेरियल इज देन वाटर। पानी के कंपैरिजन में कोई जो एलिमेंट या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी जो भी सामान आप ले रहे हैं, वो कितना लाइटर है या कितना हैवियर है। क्या आप आयरन नेल की बात कर रहे हैं, या आप एक वुड पीस की बात कर रहे हैं, या पेपर की बात कर रहे हैं, तो हाउ मच हैवियर और लाइटर अ मटेरियल इज देन वाटर। सो इफ अ सब्सटेंस हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2, इट इज ट्वाइस एज डेंस एज वाटर। तो हम जो हमेशा ध्यान रखना, हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1 के कॉन्टेक्स्ट में मेजर करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 से ज़्यादा है तो पार्टिकल हैवी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 से कम है तो पार्टिकल लाइट है।
लेकिन अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 2 है, तो क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो 2 गुना पानी से डेंस है। तो पानी के कंपैरिजन में, क्योंकि हम इसको मेजर कर रहे हैं, सो इट इज ट्वाइस एज डेंस एज वाटर। पानी के कंपैरिजन में वो 2 गुना क्या है, डेंस है। ओके, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता चल गया है। फॉर्मूला कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली बात है, रो ऑब्जेक्ट है ना, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, तो दैट इज जी एस। अच्छा, इसकी कोई यूनिट इसलिए नहीं है क्योंकि डेंसिटी डेंसिटी की जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाती है। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, दिस इज रो। सो रो ऑफ ऑब्जेक्ट यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द रो ऑफ वाटर यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर। सो हम इसे ये बोल सकते हैं रो ऑफ रो एस to the rho W. So that object की density to the density of water is equals to specific gravity यानी G। अब कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, कि पार्टिकल शुड बी स्फेरिकल इन शेप। ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करने के लिए और इस फॉर्मूले के लिए जो कि हमारा स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है, वो पार्टिकल जो है स्फेरिकल होना चाहिए शेप में, समथिंग लाइक दिस, स्मॉल होना चाहिए। उसका जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो कम होना चाहिए 1 से। फ्लो शुड बी लेमिनार। जब रेनॉल्ड नंबर कम होता है 1 से, तो फ्लो कैसा होता है, लेमिनार, मतलब कि स्टेगनेंट फ्लो होता है, काफ़ी स्मूथ फ्लो होता है, टर्बुलेंट नहीं है जो, वो लेमिनार है। जो टर्बुलेंट नहीं है मतलब जिसमें जिसमें वर्लपूल नहीं बन रहे हैं, एडीज नहीं बन रही हैं, जो उथल पुथल नहीं मचा रहा है, वैसा फ्लो लेमिनार होता है, शांत फ्लो लेमिनार होता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर कम है 1 से, फ्लो शुड बी लेमिनार, ये दूसरी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है डायमीटर जो है पार्टिकल का, दैट शुड बी लेस देन 0.1 mm। तो मतलब अभी जैसे हमने बताया कि हम जो स्टोक्स लॉ है वो किस पार्टिकल के लिए लगाते हैं, जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, टिनी पार्टिकल्स जो होते हैं, सो उनके लिए हम स्टोक्स लॉ यूज करते हैं। तो डायमीटर शुड बी लेस देन 0.1 mm, तो 0.1 mm से टोटल उसका डायमीटर कम होना चाहिए। तो इन कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा, दैट इज स्टोक्स लॉ। अब हम सेटलिंग वेलोसिटी डिराइव करते हैं। हमें एक बैकग्राउंड पता चल गया है, हमें स्टोक्स लॉ पता चल गया है, उसकी सारी जो भी वैल्यूज़ हैं या डिनोशन है वो हमने देख ली हैं कि क्या जो किस क्या एक तरीके से अल्फ़ाबेट किसको डिनोट करता है बेसिकली, व्हाट आर द सिंबल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। सो जो भी हमें डिनोशन दी गई है वो हमने देख ली है। उसके अलावा हमने कंडीशंस देख ली हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला भी देख लिया। तो चलते हैं अपने मेन पार्ट पर, डेरिवेशन पर। सो डेरिवेशन इज व्हाट, कि डेरिवेशन फॉर सेटलिंग वेलोसिटी फॉर स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ डी इज इक्वल्स टू 6 पाई, दैट इज विस्कोसिटी टू द आर इंटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये फॉर्मूला था जो कि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है। पार्टिकल का जो डायमीटर है वो कम होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किधर लगेगा, वेट नीचे की साइड लगेगा, यानी कि ग्रेविटी नीचे की साइड लगेगी तो पार्टिकल नीचे की साइड मूव करेगा। लेकिन बायोंड जो फोर्स है, जो पानी फोर्स लगा रहा है, वो उसके उल्टी डायरेक्शन में लगाएगा, तो ड्रैग फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। बेसिकली कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एफ जी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, तो वेट नीचे की डायरेक्शन में ही है तो एफ जी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। उसके उल्टी डायरेक्शन में लगेगा एफ डी, दैट इज ड्रैग फोर्स। ठीक है। अब फॉल वेलोसिटी एट विच पार्टिकल इज फॉलिंग या मूविंग थ्रू द फ्लूइड। अब किस वेलोसिटी से पार्टिकल फॉल कर रहा है या किस वेलोसिटी पार्टिकल मूव कर रहा है, कहाँ पे, पानी में। अब पार्टिकल को जब आप पानी में डालेंगे तो पानी में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दैट इज वेट होगा, उसका वेट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू रो इंटू जी। सो ये इसका फॉर्मूला होगा जिस वेलोसिटी से पार्टिकल फॉल करेगा या मूव करेगा। सो दैट इज दिस वन। उसके बाद अगर हम वेट की बात करें, सो वेट क्या होगा। अच्छा, वेट क्या होगा, अगर हम स्फेयर के फॉर्मूला फॉर्मूला को देखें, क्योंकि स्फेरिकल पार्टिकल है, तो दैट इज 4/3 पाई आर क्यू, ये स्फेयर का फॉर्मूला है। सो क्योंकि यहाँ पे सॉरी, वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम रो इनटू जी, मैंने वेलोसिटी बोला आई थिंक पहले, तो उसके लिए हम सॉरी, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है। सो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि पार्टिकल हमारा स्फेरिकल है। सो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई रो एस विज वॉट, जो दैट इज द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, मल्टीप्लाई बाई जी, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे दिया गया है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल रो एस है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है, जी है एक्सेलरेशन दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसी तरीके से हमें वेट पता चल गया। ठीक। उसके बाद हम इसको किस फॉर्मूले में रखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था
जो हमारा फॉर्मूला था एफ बी इज इक्वल्स टू, यानी कि यू कैन से कि दैट बायोन्ट फोर्स, तो एफ बी इज इक्वल्स टू 4/3 πr³ multiply by rho density of water and gravitational acceleration. So this is it. So अगर हम देखें इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा कि जो एफ वी है वो हो जाएगा ज़ीरो, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कैसे होगी, इक्विलिब्रियम इस तरीके से होगी कि पार्टिकल जो है उसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट उसे नीचे खींच रहा है, उतना ही फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अगर ऊपर की साइड लगे, तो पार्टिकल का जो पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रेट हो जाएगा, मतलब वो सेम हो जाएगा। मान लो 5 न्यूटन फोर्स नीचे की साइड लग रहा है और 5 न्यूटन ड्रैग फोर्स लगे उस पर ऊपर की साइड, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया है। तो जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम हो गई, मतलब कोई उस पर फर्दर फोर्स नहीं लग रहा है कि जिसकी वजह से वो ऊपर जाए या नीचे आए। ठीक। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक टाइम पे क्या होगा कि जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस उस पर लगेंगे वो सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि इक्विलिब्रेट हो गए हैं फोर्सेस। तो सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, वही बोला है, सम ऑफ ऑल द एफ वी, वी इज दैट वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल मतलब जो ऐसे लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, नॉट इस डायरेक्शन में, ऐसे नहीं, इसकी बात नहीं करें। वर्टिकल मतलब या तो वो नीचे की साइड लग रहा है या तो वो ऊपर की साइड लग रहा है, तो जो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं दोज आर वर्टिकल फोर्सेस, तो वो हो जाएंगे जीरो। सो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि W माइनस दैट इज एफ बी माइनस एफ डी इज इक्वल्स टू जीरो, सारे फोर्सेस हो जाएंगे जीरो। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन 3 हमारी आ जाएगी कि फोर्स माइनस एफ बी, वेट माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू एफ डी। तो ड्रैग फोर्स क्या होगा, यहाँ से हमने ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। ड्रैग फोर्स क्या होगा कि इसको आप ऐसे समझिए, सबसे पहले ना है एक हम ये जान लेते हैं, तब आपको बायोन्ट फोर्स समझ आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि द बायोन्ट फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। मतलब एक बायोन्ट फोर्स होता है जो पानी लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। कब लगाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई टैंक है, इसमें आपने 6 kg का एक वेट आपने इसमें पुट किया, तो ये अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। मतलब एक तरीके से इसमें आपने 6 kg का वेट लगाया, तो इसने कुछ जगह घेरी होगी, इस वेट ने कुछ जगह घेरी होगी, तो इस पे क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा जो पानी के द्वारा लगेगा, दैट इज बायोन्ट फोर्स। तो जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया है, जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया है, मान लो कि इसने 2 किलोग्राम वाटर डिस्प्लेस किया है, सो 2 किलोग्राम ही इसके ऊपर क्या लगेगा, बायोन्ट फोर्स लगेगा। तो बायोन्ट फोर्स ये होता है कि पानी लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में, वेट नीचे की साइड लगेगा, बायोन्ट फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, ऊपर की साइड लगेगा। तो जितना भी ऑब्जेक्ट का वेट है, तो वो कुछ पानी डिस्प्लेस करेगा उसके अकॉर्डिंग। नोट कि ऐसा नहीं है कि 6 kg का वेट है तो 6 kg वाटर डिस्प्लेस करेगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, बायोन्ट फोर्स इस पर डिपेंड करता है कि कितना वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है, कितनी जगह वो ले रहा है और कितना वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ जगह चाहिए ना यहाँ पे आने के लिए, तो उतना ही पानी जो है वो डिस्प्लेस कर देगा। तो वही बात बोली गई है कि वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना वॉल्यूम ये घेर रहा है, पार्टिकल जितना वॉल्यूम ले रहा है, वो होगा कि कितना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा उतना ही वॉल्यूम वो लेगा, या जितना वॉल्यूम वो कंज्यूम या ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। सो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। सो एफ बी इज इक्वल्स टू रो जी वी, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि जो वेट है वो कहाँ लगता है, नीचे की साइड लगता है, माइनस एफ बी बायोन्ट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ डी हो जाएगा। ठीक। सो नेट इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्सेस कितने हो जाएंगे, अगर हम डाउनवर्ड फोर्सेस देखें तो पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस जो नीचे की साइड लग रहे हैं वो कितने होंगे, वेट माइनस बायोन्ट फोर्स। एंड फ्रॉम इक्वेशन वन अगर हम देखें तो इक्वेशन वन क्या थी हमारी, इक्वेशन वन ये थी जिसमें कि हमने वेट का कैलकुलेशन किया था। सो इक्वेशन वन से W इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे 4/3 πr³ जो कि वॉल्यूम था ऑफ दैट पार्टिकल, रो एस जो कि डेंसिटी थी, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमने एफ बी निकाला था, यानी बायोन्ट फोर्स निकाला था। सो ये इक्वेशन सेकंड है।
सो इक्वेशन सेकंड से हमने बायोंट फोर्स निकाला था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल रो डब्ल्यू, यानी कि दैट वेट डेंसिटी ऑफ वाटर टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, एफ डी का फॉर्मूला हमें पता ही है। सो जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड, दैट इज दिस वन, तो इक्वेशन थर्ड में इसको पुट करिए। इक्वेशन थर्ड है डब्ल्यू माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू एफ डी। सो डब्ल्यू की वैल्यूज यहाँ पे पुट करिए, फिर आप एफ बी की वैल्यूज पुट करिए, और फिर एफ डी यानी कि जो ड्रैग फोर्स था उसका फॉर्मूला पुट करिए। ड्रैग फोर्स या फिर आप बोल सकते हैं स्टोक्स लॉ, जो ड्रैग फोर्स था। सो जब हमने सारी वैल्यूज को पुट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे रो एस रो डब्ल्यू डेंसिटी है। सो इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। मतलब क्योंकि ये डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की है और ये डेंसिटी वाटर की है, तो इसको हम फ्रंट की साइड लिखेंगे एंड लाइक रो एस माइनस रो डब्ल्यू। एंड यहाँ पे सेम क्या क्या है, सेम है 4/3 पाई r क्यूब, दोनों में सेम है, तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसको अपने कॉमन ले लिया है, इज इक्वल्स टू बचा क्या हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो हमने ले लिए। सो जी हमारे पास कॉमन था, जी हमारे पास कॉमन था और ये हमारे पास कॉमन था। तो इसको डिफरेंट कलर से एक बार डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पोर्शन हमारे पास कॉमन था, ये वाला पोर्शन, और जी हमारे पास कॉमन था। तो इन सबको हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पे, और रो एस माइनस रो डब्ल्यू ये आ गया, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन, इज इक्वल्स टू ये। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। जब आप इसे लिखेंगे यू कैन राइट इट लाइक दिस, 4/3, ये वही बात है, ये बीच में आ गया बस, 4/3 पाई r क्यूब रो एस माइनस रो डब्ल्यू, दैट जी इज इक्वल्स टू दिस वन। तो फिर हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो जब आप इस 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो दैट इज 4 2 जो 2, 4 3 जो 6, एंड पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, एंड आर से आर हो जाएगा एक कैंसिल। सो फाइनल जो हमारे पास आएगा दैट इज 4/3 पाई r क्यूब दिस वन डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये हम डिवाइड में लेके चले जाएंगे, 6 पाई n r v s, दैट इज सेटलिंग वेलोसिटी। ओके, तो जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ें आई, या यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ की है। सो हमारे पास जो चीज़ें बची हैं अभी, क्या बची हैं, पी एस माइनस पी डब्ल्यू, ये दैट इज 2/9। 2/9 क्यों, क्योंकि हमने 2 से उसको डिवाइड किया, तो 2 2 जो 4 हुआ था, 3, और एक 3 नीचे था, तो 3 × 3 जब करेंगे तो आ जाएगा 9। ये इस तरीके से कैलकुलेशन होगी, 2 × 1 एंड 3, क्योंकि ये नीचे होगा, 3 × 3 तो ये आ जाएगा 2/9। 2/9 आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक आर कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे 3 आर थे, तो यहाँ पे बस 2 ही आर बचे। सो इसलिए r² मल्टीप्लाई बाई जी, जी हमारा ऐसे ही बैठा हुआ था, सो दैट इज आर, दैट इज जी, इज इक्वल्स टू ये जो वी एस है सेटलिंग वेलोसिटी, और ये जो विस्कोसिटी है इसको हम ले जाएंगे इधर। सो ये आ गया इधर, फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे सेटलिंग वेलोसिटी को। सो हम सेटलिंग वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, सेटलिंग वेलोसिटी वी एस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो पी एस माइनस पी डब्ल्यू 2/9 r² टू द दैट विस्कोसिटी बाई जी, एंड यहाँ पे हम r पे पुट करेंगे डायमीटर। सो डायमीटर क्या होता है, मतलब रेडियस की जगह हम डायमीटर पुट करेंगे, क्योंकि अगर आपने सेटलिंग वेलोसिटी के फॉर्मूले में देखा हो, यहाँ पे जो हमारा सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला था दिस वन, सो यहाँ पे कहीं पे भी r नहीं है, d है ना। तो हमें जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चलना है, और हमें फॉर्मूला, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला लेके आना है, क्योंकि हम इसको डिराइव कर रहे हैं। सो हमें r को किस में चेंज करना पड़ेगा, यानी रेडियस को डायमीटर की फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर का आधा। मतलब मान ले सपोज करो ये पार्टिकल है, ये पूरा इसका डायमीटर है, इसकी आधी क्या होगी, रेडियस। या फिर हम ये बोल सकते हैं, या तो हम ये बोल सकते हैं कि रेडियस का डबल होता है डायमीटर, या डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज रेडियस इज व्हाट, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है जब आप रेडियस को डबल कर दें। ठीक है, सो 2 × r क्या होता है डायमीटर, और r क्या होता है d/2। सो जब आप डायमीटर को आधा कर देंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगी।
सो वही बात बोली गई है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं d/2? बिल्कुल लिख सकते हैं। रेडियस को लिखेंगे हम d/2। सो हमने वही किया है। क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है इसमें, तो हम करेंगे d/2। इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए, रेडियस का स्क्वायर है, सो डायमीटर का भी स्क्वायर होगा, और d/2 था तो 2 का भी स्क्वायर होगा। सो ये तो हो जाएगा d² और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो रेडियस का स्क्वायर क्या आ जाएगा d²/4। सो वही चीज हमने यहाँ पे पुट की है। ठीक है, g बाई दैट इज विस्कोसिटी। उसके बाद जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2 2 2 4, सो यहाँ पे हमारे पास फाइनल क्या आया, g PS माइनस PW, सॉरी रो S माइनस रो W, एंड दैट इज डायमीटर का स्क्वायर बाई विस्कोसिटी। एंड 19 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। एंड उसके बाद एक होता है डायनेमिक विस्कोसिटी या फ्लूइड विस्कोसिटी, दैट इज म्यू, एंड इट इज ऑल्सो समटाइम्स ईटा, इट इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड एट ईटा। सो ईटा इज दैट इज दिस वन विस्कोसिटी। सो हम जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज म्यू बाई रो डब्लू और ईटा बाई रो डब्लू। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो हमने वही चीज़ को यहाँ पे पुट किया। सो दैट इज म्यू बाई ईटा इज इक्वल्स टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू द रो ऑफ वाटर। सो पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 4, सो इसको इक्वेशन नंबर 4 में हम रखेंगे। सो ये आ जाएगा यहाँ पे VS g/18 rho of object, density of object to the density of water minus 1, and that is water रो ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई, इसको हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं। सो रो ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई डायामीटर का स्क्वायर, एंड दैट इज न्यू, दैट इज न्यू इनटू रो ऑफ वाटर। सो रो जो वाटर है यानी डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएंगे कैंसिल। सो वी नो दैट कि अभी अभी हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, एक बार मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी हमारी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये थी ना। रो ऑफ ऑब्जेक्ट यानी रो एस टू द रो वाटर यानी रो डब्ल्यू। सो ये हमारी डेंसिटी थी, या सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी। तो क्या हम इसकी जगह पर g यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो जब हम इसकी जगह पर g यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज आ जाएंगी। सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल्स टू g/18, g-1 d का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दैट इज म्यू, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, एंड काइनेमेटिक, यस दिस काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी। कुछ इसी तरीके का है, g/18 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल -1 d का स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यू, इस तरीके से। सो g डिवाइड बाई 18, g-1 d का स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई न्यू, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो यस, दिस इज द डेरिवेशन। जिस पे फैक्टर जिस पे वी एस यानी कि सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड करती है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, कि डेंसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। साथ ही साथ पार्टिकल के डायमीटर पे भी डिपेंड करती है, और फ्लूइड कितना विस्कस है उस बात पे डिपेंड करती है। पार्टिकल कितनी देर में सेटल होगा ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटीज पे, डायमीटर यानी पार्टिकल कितना बड़ा है कितना छोटा है, और फ्लूइड कितना विस्कस है। अगर हनी है तो पार्टिकल बहुत देर में सेटल होगा, अगर वाटर है थिनर है तो पार्टिकल जल्दी सेटल हो जाएगा। सो this is these are the factors, and this is what we get the formula for settling velocity. So basically हमने ये formula हमको derive करना था, जो कि हमें पता था already हमें, but क्योंकि derive करना था so हम इस formula पे आ चुके हैं। this is settling velocity for Stokes law। Stokes law से हमने settling velocity particle की derive कर दी है। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस लॉन्ग लॉन्ग डेरिवेशन, जो कि मुझे बहुत लॉन्ग लगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस डेरिवेशन, रिगार्डिंग एनीथिंग इन दिस थिंग, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है,
सो ड्रॉप दैट इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेरी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड रिमेंबर, लर्निंग शुड नेवर बी स्टॉप, बिकॉज that is the only thing that keeps us going, that keeps us like alive. So we should learn always, so keep learning, keep growing. And thank you for listening me so patiently always. Thank you, bye bye.